तो सस्टेनेबल का मतलब था कि उसका लाइवलीहुड पहले तो सस्टेन होना चाहिए, दूसरा वहाँ के रिसोर्सेज सस्टेन होने चाहिए। लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास। अक्सर टूरिज्म डेस्टिनेशंस पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि है ये टूरिज्म डेस्टिनेशन, कुल्लू मनाली है, घूमने के लिए अच्छा है, वादियाँ अच्छी हैं, नदियाँ अच्छी हैं, पहाड़ अच्छे हैं, पर ये अल्टीमेटली किसी का घर भी है। आने से पहले भी ध्यान रखें और यहाँ पे आए तब भी ध्यान रखें। सस्टेनेबिलिटी जो हम शब्द बोल रहे हैं बहुत वाइडली यूज्ड है, सब लोग यूज़ करते हैं और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई भी टूरिस्ट टैक्सी लेके अगर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ डिस्कस कर रहा है वो टूरिस्ट, तो वो टैक्सी ड्राइवर के साथ है और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट भी उसके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम लोग हिमाचल में हैं। वो हिमाचल जो अपने टूरिज़्म सेक्टर के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल जहां करीब अगर गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब 1 करोड़ लोग हिमाचल घूमने आते हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं और पूरी जो हिमाचल की जीडीपी है उसमें 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन जो है वो टूरिज़्म सेक्टर का है। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और यहाँ पर मेरे साथ 2-3 हमारे साथी हैं। ये पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट, ये एक ग्रुप चलाते हैं एनजीओ जो सस्टेनेबल टूरिज़्म के मॉडल पे काम कर रहा है और इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात करता है। आप संदीप मिनाज जी हैं, बताइए ये मॉडल है क्या? एक्चुअली अगर इसको थोड़ा बारीकी से देखो तो ये इंस्टीट्यूशनल मॉडल है। इंस्टीट्यूशनल मॉडल मतलब कि अभी तक जो हमने टूरिज़्म के सेक्टर में देखा तो हम मोटे मोटे तौर पे 3-4 मॉडल को जानते हैं। विलेज टूरिज़्म के मॉडल को जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट टूरिज़्म के मॉडल को जानते हैं और तीसरा हमारा जो इंडिविजुअल टाइप का मॉडल है, जो कहीं भी कोई भी आके वो एक अपनी एक्टिविटी करता है, होटल बना लेता है, उस तरह का मॉडल है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज था कि कम्युनिटी जो मॉडल है और जो रूरल टूरिज़्म के मॉडल हैं, विलेज टूरिज़्म का मॉडल है, उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत मुश्किलें आ रही थी। क्योंकि अगर किसी गांव में आप कोई चीज़ रेगुलेट कर देते थे तो टूरिस्ट मोस्टली वो शिफ्ट कर जाता था दूसरे गांव की तरफ, क्योंकि उसको बहुत रेगुलेशंस में नहीं रहते थे। और वो जो रेगुलेशंस थे वो गांव जो वहाँ का जो कमेटी बनी थी उसकी कोई बहुत लीगल सेंटिटी नहीं थी कि वो रेगुलेट कर पाए या वो कुछ किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा दे या फाइन कर दे या इस तरह की कोई चीज़ वो अपने डिसीजन में ले पाए। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम टूरिज़्म को जब हम हिमाचल में जब हमने बोला कि सस्टेनेबल टूरिज़्म होना चाहिए, तो सस्टेनेबल मतलब क्या? तो सस्टेनेबल का मतलब था कि उसका लाइवलीहुड पहले तो सस्टेन होना चाहिए, दूसरा वहाँ के रिसोर्सेज सस्टेन होने चाहिए और तीसरा ये मॉडल ऐसे होना चाहिए जो ग्रेजुअली अपने आप को और इवॉल्व करे। ये ऐसा नहीं कि उसको आप रेगुलेट करके रोक दो कहीं एक जगह, इवॉल्व कैसे करे ये और बेहतर तरीके से कैसे आगे जाए। तो उस सस्टेनेबल मॉडल में हमने 3 कंपोनेंट पे काम किया। पहला हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे काम किया, दूसरा हमने जो काम किया कि रिसोर्स जो यहाँ पे हैं उन रिसोर्सेज का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो उस इंस्टीट्यूशनल मॉडल से, और तीसरा जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट कैसे बने। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि गांव को आप रिस्पॉन्सिबल बना दें, आप होम स्टे वाले को रिस्पॉन्सिबल बना दें, पंचायत को रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास। तो वो टूरिस्ट भी कैसे रिस्पॉन्सिबल बने। तो हमने पहली बार ये एक नए मॉडल पे काम किया जिसको बोलते हैं पंचायत टूरिज़्म डेवलपमेंट मॉडल। ये पंचायती राज एक्ट के अंडर आया और इसमें हमने 2 और कमेटियों को उसमें हमने एसिमुलेट किया। पहला हमने किया कि जो वन अधिकार कानून के तहत जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत एक CFM-RMC बनती है जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी होती है, और दूसरा बनती है जो पेशा में जो हमारे ट्राइबल एरिया है उस ट्राइबल एरिया में पंचायती राज एक्ट में ही पेशा में एक और कमेटी बनती है जिसको RPMC बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो हमने इन सब को मिला के एक जो PTDC है उसमें इन लोगों को डाला ताकि हमारा रिसोर्स भी मैनेज हो और हमारा पंचायत लेवल पे हम टूरिज़्म को भी मैनेज करें कैसे करें। और फिर हमने काम किया कि पंचायत का टूरिज़्म डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, तो वो उस प्लान को बनाएगा कौन, उस प्लान को अल्टीमेटली रेगुलेट कौन करेगा, उस प्लान को कहाँ आप पास करोगे। तो ये जो PTDC है ये पंचायत का एक एक्सटेंडेड आर्म है, सब कमेटी है पंचायत की जो वहाँ पे टूरिज़्म के मॉडल को बनाती है कि हमारी पंचायत में क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 10,000 टूरिस्ट आ गया, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो उस
उस टूरिस्ट को कैसे मैनेज करना है, जो विजिटर मैनेजमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, उसका पार्किंग का बात है, उसका फूड का बात है, उसका घूमने का बात है, वो ट्रैकिंग पे जाएगा, वो एडवेंचर टूरिज्म करेगा। तो ये सारे सिस्टम को कैसे हम रेगुलेट कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, उसको बेहतर सहायता दें, बेहतर उसको सुविधा भी दें, और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे हिमाचल में आके। और तीसरी बात, वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बने और वो सस्टेन प्रैक्टिसेस की तरफ जाए। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो वहाँ के जो लोकल कल्चर है, जो हेरिटेज है हमारा, जो हमारे पानी है, बिजली है, इन सब के कंजर्वेशन पे भी ध्यान दे, कैसे उसमें बने। ठीक है, जब हम लोग सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं, हमारे साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन के और साथी हैं। आपका क्या नाम है? अविनाश, ये बताइए कि जब हम सस्टेन्ड और सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट हमें ध्यान रखने लायक हैं, जो कि इस टूरिज़्म मॉडल को हम लोग आगे सही मायनों में सस्टेनेबल बना सकें? जनरली जब भी हम सस्टेनेबल की बातचीत करते हैं, जब हम अक्सर सस्टेनेबल के बारे में सोचते हैं, और स्पेशली जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो उनको अक्सर कई बार कचरा देखने को मिलता है। वो कहते हैं ये कचरा पड़ा है यहाँ पे हिमाचल में। वो कई बार इस बारे में वीडियोस भी बनाते हैं कि कचरा है और ये सब चीज़ें हैं, पर अक्सर ये बातें सिर्फ कचरे तक ही सीमित रह जाती हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब सिर्फ कचरे से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसी के साथ में चलनी चाहिए। तो जो हमने काम किया, जो हमने पीटीडीसी के साथ जितनी मीटिंग्स करी, जितना उनको स्ट्रेंथन किया, जितना पंचायत को एक्चुअली स्ट्रेंथन किया, उसमें हमारा मकसद यही था कि हम सिर्फ कचरे तक लिमिटेड ना हो। कचरा एक बड़ा इशू आता है, ऑब्वियसली कचरा एक बड़ा इशू सामने हमको सबको नज़र आता है, पर अक्सर हम कल्चरल इरोजन जैसी चीज़ों को भूल जाते हैं कि टूरिज्म से कल्चरल इरोजन भी होता है, कि यहाँ पे अब लोकल्स पंजाबी गाने सुन रहे हैं और हमारी नाटी या जो हमारे लोकल गाने उनका प्रभाव कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी उसी टूरिज्म का इम्पैक्ट है, जिनको हमें देखना है कि किस तरह ये सस्टेनेबिलिटी में जुड़ सकती हैं। कचरा बेशक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि बाकी मुद्दे भी हमारे इसी लाइन में खड़े हैं। मतलब हम एक मुद्दे को आगे करके दूसरे मुद्दे को पीछे नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबिलिटी में हमारा पानी की बचत भी आता है। अगर हम किसी होटल में, होम स्टे में रुके और हम किसी नलके को खुला छोड़ रहे हैं, तो वो भी सस्टेनेबिलिटी का हमारा पैमाना मापा जाएगा कि हम कितना पानी बचा रहे हैं। हम क्या दिन में इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या दिन में हम जितना हमको ज़रूरत नहीं है उससे 10 गुना पानी इस्तेमाल करें। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है आपका, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इसको बोलते हैं आप लोग। और आपने जैसे कि बताया हमारी बातचीत में कि आपने इस पायलट प्रोजेक्ट को 5 पंचायतों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। 2 में अभी आप सक्सेसफुल रहे, 3 में आपको फेलियर देखना। किस तरह का फेलियर? आपका नाम क्या है? ललिता, आप बताइए कि किस तरह का फेलियर आपको देखने को मिला है अभी तक इन 3 पंचायतों में? ऐसा देखा गया है, टूरिज़्म जब आता है किसी भी जगह में तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। एक जो कम्युनिटी का रिश्ता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी कुल 5 पंचायतों पे काम था, उसमें से 3 मनाली की तरफ थी और लाहौल की तरफ है। तो कोई भी मॉडल जब हम किसी ग्राउंड के पैमाने पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अलग है। लाहौल जो एरिया है वो बहुत अलग है, कल्चरल चीज़ों में भी और बाकी चीज़ों में भी। मनाली बहुत एरिया है, तो हम सेम जो तरीके हैं वो दोनों जगह इम्प्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ चीज़ें थी जो मनाली में नहीं चली, क्योंकि मनाली का टूरिज्म काफ़ी पहले से। किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पे आपको सामना करना पड़ा? हाँ, मोबिलाइजेशन जैसे फर्स्ट चीज़ है, क्योंकि मनाली का टूरिज्म काफ़ी पुराना है। तो वहाँ पे जो काफ़ी चीज़ें जब मोबिलाइज कर रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं, वो उनका नहीं है। पीक सीज़न पर लोगों से बात करना बहुत मुश्किल चीज़ है। पॉलिटिकल विल भी बहुत है कि प्रधान से हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी इकोनॉमिकली भी वो स्टैंडर्ड लोग हैं वहाँ पर। हाँ, तो वो सब मोबिलाइजेशन चीज़ों में ये सब हाँ ये चीज़। और मिनास जी, आप बताइए, जो 2 पंचायतों में आपका ये मॉडल सक्सेसफुली काम किया है, उसकी क्या लर्निंग्स रही हैं और आगे के लिए क्या टेक अवेज हैं वहाँ से? नहीं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे को 5 पंचायत की लर्निंग है, क्योंकि 2 पंचायतों की नहीं, 3 पंचायतों की ये लर्निंग है। क्योंकि उसको भी हमने एक चैलेंज के रूप में लिया था। जो बहुत सारे लोग बोलते थे हमें कि जहाँ पे ऑलरेडी टूरिज्म ग्रो कर गया है वहाँ पे इस काम को करना बहुत मुश्किल है। तो हमने इसको चैलेंज की तरह देखा था कि इसको कैसे कर सकते हैं। हमारा फेलियर हुआ क्योंकि पंचायत ने उसमें रिस्पांस नहीं किया। और पंचायत ने रिस्पांस इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे जो टूरिज्म में प्लेयर हैं, वो बहुत बाहर, मतलब वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी 20 साल से 30 साल से वहाँ बैठे हुए हैं। पंचायत का स्टेक बहुत कम है उनके साथ। तो ये एक बड़ा हमने देखा कि वो अगर आप पंचायतों को स्ट्रेंथन शुरू से नहीं करते हैं टूरिज्म में, तो पंचायतें इस सेक्टर में वीक होती हैं। और जो डोमिनेंस है, जो बिजनेस सेक्टर है, उसका जो डोमिनेंस है उस रूरल एरिया में, वो बहुत हाई हो जाता है। तो एक तो हमारा लर्निंग ये रहा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी टूरिज्म डेवलप हो रहा है वहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको डेवलप करने की आवश्यकता है, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और पंचायत एक गवर्निंग स्ट्रक्चर है वहाँ के एरिया का, तो उसको
डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। कोक्सर में और सिसु में हमारा, जब हम 5 साल पहले वहाँ पे बात करते थे कि आपको कैसा टूरिज़्म चाहिए, तो सब बोलते थे हमें मनाली जैसा नहीं चाहिए। लेकिन जब टूरिस्ट फ्लो वहाँ पे आया तो सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जागा। तो पहले तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन लोगों को वो इंटरेस्ट भी उनका बरकरार रहे और उनके इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रेंथन हो। तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छा देखा कि लोगों ने धीरे धीरे हमारे जो हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उसको समझा, और उसको समझने के बाद उनको समझ में आया कि अगर हमने लंबे समय तक टूरिज़्म करना है तो इस मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये देखा हमने कि अगर आप शुरू में इनिशिएट कर दें, अगर स्ट्रेंथनिंग पंचायतों का गवर्नेंस मॉडल को स्ट्रेंथन करना शुरू करें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए हम अभी भी हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरा एरिया लाहौल का और हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सपना देखा है। सीएम साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 5 करोड़ टूरिस्ट जो है उनको लाने का हमारा प्लान है कि हिमाचल 5 करोड़ टूरिस्ट कैटर करे। उसके लिए हम, बहुत अच्छी बात है कि बहुत टूरिस्ट आए यहाँ पे, लेकिन क्या उतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं 5 करोड़ के लिए? इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि हम लोग अक्सर देखते हैं जब पीक सीज़न आता है तो 10-10 किलोमीटर की लाइन, ट्रैफिक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि शिमला में पानी नहीं है 4 दिन से, हम देखते हैं कि मनाली में ये दिक्कत है, कूड़े की दिक्कत है। तो इसका क्या, अगर आप 5 करोड़ टूरिस्ट को लाने का टारगेट आप रख रहे हैं तो फिर वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रैफिक की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके पास लिमिटेड हैं, तो उसके लिए इस मॉडल में क्या समाधान आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं कर सकते टूरिज्म में। आपको हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस में जाना पड़ेगा। चाहे वो कूड़े की बात है, चाहे वो लोकल एरिया के मैनेजमेंट की बात है, चाहे विजिटर की बात है, चाहे वो अकोमोडेशंस की बात है, बाकी सारी चीज़ों की बात है। जैसे हमारे कई सारे रूल, जैसे टीसीपी के रूल्स हैं हमारे, वो भी आप यूनिफॉर्मली सारी स्टेट में एक जैसे रूल हैं कि आप यहाँ पे 2.5 मंजिल बना सकते हैं, 4 मंजिल नहीं बना। आप किसी से जियोग्राफिकली पूछें कि भाई जियोग्राफिकली आपका क्या इसमें आपने क्या देखा लोकल लेवल पे, हो सकता है जिस चट्टान की आप बात करें, जिस पहाड़ की आप बात करें, वो 10 मंजिल सह सकता है, और आप इस एरिया में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वो 2 मंजिल भी नहीं सह सकता है। तो पहले तो लोकलाइज्ड प्लानिंग कैसे होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 5 करोड़ टूरिस्ट के लिए अगर मेरे से अगर आप ओपिनियन लें, डाटा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम हिमाचल में हम 5 करोड़ टूरिस्ट को आज की डेट में कैटर कर सकते हैं। आज की डेट में 10 साल बाद हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम जाएंगे, उसके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास वाटर का मैपिंग नहीं है, हमारे पास प्लेस के मैपिंग नहीं है, हमारे पास ज्योग्राफिकल रीच के मैपिंग नहीं है, हमारे पास लोकलाइज जो स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, उसकी मैपिंग नहीं है। तो हम अभी बहुत पीछे हैं। तो अगर इस सब का प्लानिंग करना है तो ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, पर ये एक्सरसाइज सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, ये डिसेंट्रलाइज मॉडल में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि टूरिज़्म को आपको देखना पड़ेगा पंचायत के लेंस में, आपको अल्टीमेटली आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मेस क्रिएट हो रहा है बार बार, और हो क्या रहा है कि मेस क्रिएट हो रहा है, फिर हम पंचायत के पास जा रहे हैं। कूड़ा पहले आ गया, सब सारी चीज़ें, अब हम 10 साल बाद पंचायत के पास जा रहे हैं कि अब आप कूड़ा मैनेज करो। ये जो मॉडल है यही गलत है, हमें पहले फोर्स ही करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में टूरिस्ट प्लेस हैं, हम सबका एनालिसिस कर सकते हैं। आपके पास टूरिस्ट प्लेस है, एक तरफ आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हमारे पास महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, लेकिन उस टूरिज्म एरिया में महिलाओं का रोल क्या होगा वो हमें आज ही नहीं पता है। और जब वो टूरिस्ट आ गए तब हम उनका रोल ढूंढने जा रहे हैं। तो हमें ये हम प्री प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों को लाना चाहिए, तभी हम टूरिज़्म को 5 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, मुझे नहीं पता वो कितना होगा, लेकिन जितना भी हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम तभी कैटर कर पाएंगे, तभी मैनेज कर पाएंगे। अभी तक तो हालत यह है, जो आपने 2 सवाल जो वाजिब सवाल की, पहला ट्रैफिक जैम का सवाल है। हमने ट्रैफिक जाम के लिए 2 मामले हैं हमारे यहाँ पे, जिसको ट्रैफिक सेंस बोलते हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट कैसे बनेगा। हमारे यहाँ पे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बट दे डोंट हैव ट्रैफिक सेंस। हमारे यहाँ का मतलब हिमाचल से है आपका कि बाहर? हमारे यहाँ पे इंडिया का मतलब अच्छा। है। तो मतलब आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि चंडीगढ़ 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा सिटी है, 10 उसी के अंदर एक आदमी जब वो गाड़ी चलाता है तो वो स्पीड लिमिट उसकी ठीक होती है, टर्न उसके ठीक होते हैं, इंडिकेटर उसके ठीक होते हैं, और वहीं से वो 500 मीटर दूर जाके मोहाली में वही सेम बंदा मोहाली में जाके उसका ना इंडिकेटर ठीक होता है, ना टर्न ठीक होता है, ना कुछ होता। क्या इसका क्या मतलब है कि आपका ट्रैफिक सेंस नहीं है।
तो थोड़ा मैं देखता हूँ कि यमुना, ये जो हिमालयन एक्सप्रेस वे, ये क्रॉस करके कुछ और ही तरह की फितरत हो जाती लोगों को। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो पहाड़ों को ये जो एक स्टिग्मा कह लीजिए, आप स्टीरियोटाइप कह लीजिए कि पहाड़ में जाने का मतलब है नशा करना, पहाड़ में जाने का मतलब है मस्ती करना, पहाड़ में जाने का मतलब है न्यूसेंस क्रिएट करना, ये जो एक बन गया है, इसको सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कहा जाए या कि इसके पीछे की, मैं, आप यंगस्टर, आप मुझे बताइए इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब पहाड़ों को हमने जिस तरह से शायद सदियों से देखा है, उसमें हमने थोड़ी सी कमी रह गई है एज यंगस्टर्स। हमने जिस तरह से देखे, हम अक्सर टूरिज्म डेस्टिनेशंस पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि है ये टूरिज्म डेस्टिनेशन, कुल्लू मनाली है, घूमने के लिए अच्छा है, वादियाँ अच्छी हैं, नदियाँ अच्छी हैं, पहाड़ अच्छे हैं, पर ये अल्टीमेटली किसी का घर भी है। तो हमें ये याद रखना है कि ये किसी का घर है, और अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो उस तरह भी पेश आएँ। ये ना भूलें कि ये किसी का घर है और उसको उसी तरह इंजॉय करें जिस तरह मतलब कहीं हम हुड़दंग मचाएंगे। वैसा वाली आइडेंटिटी शायद आ चुकी है, बिकॉज हमने पहाड़ों को देखा ही उस नज़र से कि अच्छा पहाड़ बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या आइडेंटिटी है, उनकी क्या सोच है, वो कैसे जीते हैं, उनका जीवन शैली कैसे चलती है, उस बारे में शायद ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने, उनका कनेक्शन लोगों के साथ भी हो और जगह के साथ भी उतना ही हो कि वो उसे अपने घर जैसा समझें। कि अच्छा, तो अगर जैसे लोग अगर इतनी छोटी छोटी जगहों पे डिसेंट्रलाइज्ड उस मैकेनिज़्म में जाएंगे, उस मॉडल में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है ललिता कि किस तरह के फ़ायदे होंगे टूरिस्ट को भी और यहाँ के लोकल्स को भी? सबसे पहले तो जिस एरिया में आप आए हैं डिसेंट्रलाइज होगा, तो उस एरिया का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा ऑब्वियसली इन्हांस होगा। अगर आप हर पंचायत में अपनी अपनी चीज़ें हैं जो फेमस है, अपनी अपनी चीज़ें जो लोगों की अलग बातें हैं, तो एज अ विजिटर भी एक्सपीरियंस इन्हांस होगा, उनकी प्लानिंग भी इन्हांस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डेवलपमेंट प्लान्स बहुत सारे बन रहे हैं, वो सारे स्ट्रीमलाइन होंगे। अगर आपके पास पंचायत लेवल के प्लान है तो यू नो दैट कि वो फिनेंसेस जो आ रहे हैं वो कहाँ आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। तो वो जो स्टेट का और जो पंचायत लेवल का जो चीज़ें प्लानिंग हो रही है वो सारा एक साथ आएगा, सो दैट डेवलपमेंट जो है वो हैप्पीजार्डली नहीं होगा। यू हैव फंड्स, यू हैव प्लान, वो सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन में पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट होना ईजी भी है, और ऑल्सो फॉर विजिटर जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को भी इनहांस करेगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग प्लेन से हिमालयन रीजन में, चाहे उत्तराखंड जाएँ, हिमाचल आएँ, उनको यंगस्टर्स जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स देख के आ रहे हैं, है ना, स्टोरीज देख के आ रहे हैं, वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा कि आने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखें? आने से पहले भी ध्यान रखें और यहाँ पे आए तब भी ध्यान रखें। सस्टेनेबिलिटी जो हम शब्द बोल रहे हैं बहुत वाइडली यूज्ड है, सब लोग यूज़ करते हैं और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप यहाँ आ रहे हैं तो आराम से आइए, लोगों से बातचीत करिए, यहाँ चीज़ों को समझिए। तो सस्टेनेबिलिटी जो शब्द इतना बड़ा बना रखा है उसको ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ आइए, आने से पहले अगर हो टाइम आपके पास तो आपके यहाँ के बारे में पढ़िए कि जगह कौन सी है, यहाँ कौन सी नदी बह रही है, कौन सा पहाड़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोगों से बातचीत करिए और इन्जॉय कीजिए पूरा। और यहाँ जो लोकल्स हैं उनके बारे में बड़ी शिकायतें होती हैं कि बाहर का नंबर देखते हैं तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है। हम लोग देखते हैं कई टूरिस्ट और लोकल्स के बीच में कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिलती है, तो यानी लैकिंग दोनों तरफ से है। तो आप जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो आप किस तरह की टूरिस्ट कैसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, इस पर तो ललिता ने बताया। आप मुझे ये बताइए कि लोकल्स जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें टूरिस्ट से, क्योंकि एक आप देखते हैं कि एक प्री कंसीव नोशन के साथ लोकल्स भी होते हैं जो कि चंडीगढ़ से आने वाले लोगों को, पंजाब से आने वाले लोगों को, इवन दिल्ली से आने वाले लोगों को एक अलग तरीके से देखते हैं और ट्रीट करते हैं। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि कन्फ्रंटेशन की छुटपुट घटनाएं होती हैं। तो लोकल जो है, जो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे हैं, जो कि होस्ट कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव करें? नहीं, देखा जाए तो टूरिस्ट जितने भी आता है तो ओवर द ईयर्स लोगों को, जो स्पेशली होस्ट या जो लोकल कम्युनिटी है, उनको एक आइडिया लग चुका है कि किस टूरिस्ट से किस तरह से बिहेव करते हैं, किस टूरिस्ट से किस तरह डील करना है। क्योंकि टूरिस्ट जब इतना ज़्यादा क्वांटिटी या इतना ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं तो कई बहुत अच्छे टूरिस्ट भी आ रहे हैं और कुछ बहुत इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो वो एक एक्शन रिएक्शन वाला केस बन जाता है। लेकिन इसमें भी लोकल्स को, जैसे जैसे लोकल्स अपने छोटे मोटे आइडियाज़ या गाइडलाइंस या मतलब अपनी लाइन्स क्लियर कर दें कि अच्छा अगर ये लाइन ब्रीच होगी तो हम फिर उस टूरिस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ कदम लेंगे, तो वो लाइन जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे अपने प्लानिंग में, अपने आसपास डिसेंट्रलाइज जो भी प्लान्स होंगे उसमें क्लियर कर देंगे कि अच्छा अगर आप ये लाइन क्रॉस करते हैं देन हमको आपके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ पीनलाइज करना पड़ेगा। देन वो बियर करने के लिए टूरिस्ट को भी फिर शायद क्वेश्चन नहीं होगा कि अच्छा मैंने सच में कुछ गलत किया, तो उस टाइम पे शायद वो खुद भी क्वेश्चन नहीं करे कि अच्छा क्योंकि ये गाइडलाइंस पे ऑलरेडी लिखा है। तो जितना हम टूरिस्ट को भी सामने सामने पेश कर दें कि दिस इज़ द लाइन दैट यू, आप ये लाइन क्रॉस ना करें, ये सीमा के अगर आप पार जाएंगे तो हमें कुछ दंडनीय एक्शन आपके ऊपर लेना पड़ेगा, तो वो क्लैरिटी जितनी पेश कर पाए उतना
बेहतर तरीके से हम टूरिस्ट को भी होस्ट कर पाएंगे और वो लोकल कम्युनिटी के लिए भी एक फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल, ये यहाँ पर दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। फाइनल कमेंट आपसे लेंगे संदीप जी, आप मुझे बताइए कि जैसे लास्ट में एक बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं, वो वहाँ के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। द वे दे ट्रीट, द वे दे रिसीव टूरिस्ट, वो बहुत मैटर करता है। और यहीं पर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि मैं यहाँ पे ठगा गया, मुझसे ओवरचार्ज किया गया या किसी ने मिसबिहेव किया। तो ऐसे में आपकी इस पूरी प्लानिंग में टैक्सी ड्राइवर कितना बड़ा हिस्सा हैं, कितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और आप और सरकार क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, पहली बात तो यह है, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर कोई भी टूरिस्ट टैक्सी लेके अगर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ डिस्कस कर रहा है वो टूरिस्ट, तो वो टैक्सी ड्राइवर के साथ है। और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट भी उसके साथ है। खाना कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, कौन सी जगह सेफ़ है, कौन से पॉइंट्स वो देख पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे इस पूरी प्रोसेस में हम टैक्सी ड्राइवर को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मानते हैं, क्योंकि वो कड़ी है जो वहाँ का जो होस्ट, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, उनके बीच का, जो वहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उनके बीच का, और जो टूरिस्ट है उनके बीच का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। चाहे वो दुकान की वाली कड़ी है, रेस्टोरेंट की कड़ी है, या इस तरह की कड़ी है। और इसलिए इसका अगर ये अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, पूरा एक सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बहुत बड़ा एक लीप मिलती है, एक बड़ी छलांग मिलती है। इस प्रोसेस में हमने दो चीज़ें अभी स्टार्ट की हैं, जिसको हमने पायलट के तौर पे किया। पहला तो हमने ये टूरिस्ट जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, और इसको हमने यहाँ पे नहीं रखा है। पहला तो हमने इसको यहाँ पे नहीं रखा कि हम जब सिसु लाहौल की बात कर रहे हैं और कोक्सर की बात कर रहे हैं, तो टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए हमने लिमिट नहीं किया अपने आप को, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर्स कहीं का भी है। तो इसलिए हमने वहाँ पे मनाली का जो टैक्सी यूनियन है, जिसमें 5000 से ज़्यादा टैक्सी वाले ऑपरेटर रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ हमने काम किया कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए आपका रोल सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके रोल में क्या करें? तो एक तो हम टैक्सी में ये डिवाइस आप देख पाएंगे, हम 20 टैक्सी में ये डिवाइस लगा रहे हैं। और इस डिवाइस में आप देखेंगे सबसे ऊपर वेलकम है, वेलकम के नीचे माल रोड मतलब मनाली का माल रोड। तो जो भी आप बटन दबाएंगे, इसमें माल रोड है, इसमें रोहतांग पास है, अटल टनल है, एडवेंचर है, रिलीजियस साइट्स हैं, लोकल फूड हैं, और एंड में एक मैसेज है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म कैसे आप तो बने। ये जो डिवाइस है ये कस्टमाइज है सिर्फ मनाली के लिए? हाँ, ये अभी मनाली के लिए है। इसको हम पायलट के बेस पे कर रहे हैं। इसको ऑन करने का एक सिंपल तरीका, यहाँ से बटन दबाएंगे और आप जो भी टूरिस्ट है, जिस भी बटन पे, मान लो उसने अटल टनल पे दबाया, तो बस अब तैयार हो जाओ एक बिल्कुल नए अनुभव के लिए। अटल टनल के उस पार तो दुनिया ही बदल जाती है। क्या कमाल की चीज बनाई है। 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल अब मनाली से लाहौल को जोड़ने की जीवन रेखा बन चुकी है। पहले बर्फबारी में रास्ता 6 महीने के लिए बंद हो जाता था, अब साल भर सफर मुमकिन है। Wow, a 9.2 kilometer tunnel through the mighty Pippanchal range. अब देखो, हरी भरी मनाली घाटी से निकलकर टनल क्रॉस करते ही उधर नॉर्थ पोर्टल पर दुनिया ही बदल जाती है। ठंडे रेगिस्तान, तीखी धूप और ठीक पहाड़ों की है, अलग ही तो ये जिस बटन पे हम लोग दबाएंगे वो उसी के बारे में जानकारी देगा। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या है सोच? हमारी सोच ये है, देखिए दो चीज़ें हैं कि टैक्सी में कोई भी बैठता है तो सबसे पहले उसको डिस्कशन पॉइंट चाहिए होता है, और ये डिपेंड करता है कि वो जो पहले इनिशिएशन ऑफ डिस्कशंस है वो कैसे होंगे। तो हमने इस डिवाइस के जरिए दो काम किए। पहला तो टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन देने का काम किया, ताकि वो गुमराह ना हो कि उसको कहाँ जाना है, कौन सी चीज़ क्या है, लोकल फूड क्या है, और ये तो उसको ज़्यादा जानकारी हो, पहला। दूसरा ये है कि टैक्सी ड्राइवर के साथ उसको डिस्कस करने के लिए, जैसे वो अटल टनल के बारे में है, अगर वो सुनता है तो डेफिनेटली अटल टनल के आसपास क्या है उसके बारे में बात करेगा। अगर वो माल रोड के बारे में जाएगा उसके बारे में, तो एक रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन भी शुरू होती है। नहीं तो अगर वो टैक्सी में बैठता है तो वो डिस्कशंस अलग दूसरी दुनिया में चली जाती है। एक चैलेंज आज की डेट में सबसे बड़ा है, जैसे ऊबर है, ओला है, इसने एक रिलेशन ख़त्म किया टैक्सी ड्राइवर का और जो उसके साथ जो ट्रैवल कर रहा है उसका। क्या रिलेशन रह गया हमारा कि हम टैक्सी में, किसी भी टैक्सी में बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर हमसे OTP मांग रहा है, हम उसको OTP दे रहे हैं, 4 नंबर बोल रहे हैं, उसके बाद हम खामोश हो रहे हैं। 3 सेकंड का हमारा ये उसके साथ संवाद है, और उतरती बार हमारा संवाद उसके साथ ये है कि आप अपना QR कोड दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, हम दोनों के बीच में संवाद ही नहीं है। तो इस डिवाइस के जरिए हम एक संवाद भी खड़ा कर रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर जो ऑपरेटर्स है उसके साथ एक संवाद खड़ा हो। जब वो संवाद खड़ा होगा तो वो रिलेशन बिल्ड करेगा।
दूसरी बात जो आती है वो बहुत सारे लोग मनाली के बारे में या बाकी जगहों के बारे में बार बार बात करते हैं कि लोकल हैकल कर रहे हैं, लोकल मारपीट कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 40 लाख के आसपास टूरिस्ट आता है और ऐसी घटनाओं को तमाम सोशल मीडिया होने के बावजूद अगर आप ऐसी घटनाएं देखें, छिटपुट घटनाएं होती हैं, तो 40 लाख टूरिस्ट को कैटर करते हैं हम, तो इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबल थोड़े तो हम ढंग के हैं, कुछ चीज़ों में हम थोड़ा पीछे हैं, उसको भी हम नकार नहीं सकते। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिस लेवल पे होने चाहिए नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं, जब हम पंचायत टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी में बात कर रहे हैं तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपके कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, होने भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट घर में भी हो जाते हैं, लेकिन उसका रेजोल्यूशन सिस्टम क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस आप कैसे कर सकते हैं। एक तो ये इस पूरी प्रोसेस में भी हम जा रहे हैं इसमें। तीसरी बात रहती है कि सरकार का क्या रवैया होता है। बहुत सारे एनजीओज़ काम करते हैं, उसमें सरकार या तो अपने आप को साइड में देखती है या प्रोएक्टिव होती है। हमारे केस में सरकार के साथ हमारे जितने भी डायलॉग हुए, हम सेक्रेटरी टूरिज़्म के साथ डायलॉग किया, डायरेक्टर टूरिज़्म के साथ डायलॉग किया, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमारा डायलॉग हुआ, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिसर हैं, हमारे डीसी मैडम हैं, इनके साथ डायलॉग हुआ, और ये तो बहुत ही प्रोएक्टिवली हमारे साथ काम करते हैं और जहाँ भी हमें मदद की ज़रूरत होती है वहाँ पे इमीडिएटली बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी मानते हैं कि टूरिज़्म को अगर बेहतर दिशा में ले जाना है, अगर जो हिमाचल का सपना है बेहतर टूरिज़्म की तरफ जाना है, तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में हमें काम करने की आवश्यकता है, इस मॉडल को थोड़ा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि पंचायतों के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी ये मॉडल काम करेगा। अगर पंचायतों को रेवेन्यू जनरेट करना है तो उस जनरेशन में ये काम करेगा। तीसरी जो हमारा एक कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि टूरिज़्म जो है हिमाचल की जीडीपी का 8% है, लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंट टूरिज़्म मिनिस्टर नहीं है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो सीएम देखते हैं। हाँ, तो इतना बड़ा जो है सेक्टर है, जो इतनी बड़ी आपको इनकम दे रहा है, अगर वहाँ पे आपका टूरिज़्म मिनिस्टर नहीं है ना, तो कुछ काम जो जल्दी हो सकते हैं वो थोड़ा डिले हो जाएंगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप 2-3 मिनिस्ट्री के चार्ज देंगे वो डेफिनेटली वो प्रायोरिटी, ये तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वाली मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाली आज की डेट में। अगर सरकारी सेक्टर को, अगर टीचर्स एजुकेशन लाइन को अगर आप एक तरफ करें, बहुत बड़ा सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है जिसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो लोन देने तक है, 6% लोन या 8% लोन देने तक है, बहुत बड़ा रोल नहीं है अभी। अगर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती तो सरकार हमारे को बहुत बड़े रोल में आ सकती है। और ये जो हिमाचल का जो पूरा टूरिज़्म सेक्टर है, ये एक बहुत बड़े रिफॉर्म में भी जाएगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास समय की कमी है। संदीप मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इतनी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। तो ये ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म पे काम कर रहा है, और 2 पंचायतों में इन्होंने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है और इसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। सरकार को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और जो भी टूरिस्ट हिमाचल आएँ या किसी भी अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, वो रिस्पॉन्सिबली एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन के वहाँ पे जाएं, कचरा ना फैलाएं, लोगों से बातचीत करें, घुले मिलें, उसके कल्चर को जानें और वहाँ से कल्चरली कुछ सीख के जाएं। वही एक सबसे बड़ी लर्निंग आप और सबसे बड़ी मेमोरी आप लेके जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपना कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।